जरा सोचिए, एक कंपनी जिसे सिर्फ मुनाफा चाहिए था, कुछ व्यापारियों ने मिलकर शुरू की और देखते ही देखते उसने एक पूरे उपमहाद्वीप पर कब्जा कर लिया। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये है ईस्ट इंडिया कंपनी की हैरान कर देने वाली सच्ची कहानी। लेकिन सवाल यह है कि ये हुआ कैसे? मतलब कुछ व्यापारी जो सिर्फ मसाले और कपड़े खरीदने आए थे, वो इतने बड़े साम्राज्य के मालिक कैसे बन बैठे? चलिए आज इसी चौंकाने वाले सफर की पड़ताल करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है साल 1600 से, जब ईस्ट इंडिया कंपनी बनी। तो वो कोई ताकतवर हुकूमत नहीं थी, बल्कि बस एक छोटी सी ट्रेडिंग कंपनी थी। देखिए, इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से उन्हें एक खास इजाजत मिली, जिसे चार्टर कहते हैं। इसका मतलब था कि पूरब के साथ व्यापार करने का हक सिर्फ इसी कंपनी को होगा। और ये सफर कोई आसान नहीं था। भारत पहुंचने के लिए पूरे अफ्रीका का चक्कर लगाकर समंदर के रास्ते आना पड़ता था। सोचिए कितना लंबा और खतरनाक रहा होगा। तो सवाल यह है कि इतना जोखिम क्यों? जवाब है भारत का खजाना। यूरोप में भारत के बने बारीक सूती कपड़े और रेशम की जबरदस्त मांग थी। और मसाले, काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी, इन चीजों की तो धूम मची हुई थी। इनमें इतना मुनाफा था जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। लेकिन अंग्रेज अकेले नहीं थे जो ये खजाना चाहते थे। और यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। शुरू होता है बाजार पर कब्जे के लिए एक जबरदस्त घमासान। अब देखिए, मैदान में पुर्तगाली, डच और फ्रांसीसी भी थे। सब के सब एक ही चीज चाहते थे। इसका नतीजा क्या हुआ? भारत के सामान की कीमतें आसमान छूने लगी और सबका मुनाफा गिरने लगा। अब बचने का सिर्फ एक ही तरीका था, अपने दुश्मनों को रास्ते से हटाना। और देखते ही देखते ये व्यापार एक जंग में बदल गया। कंपनियां एक दूसरे के जहाज डुबोने लगीं, रास्ते बंद करने लगीं और अपनी बस्तियों की किलेबंदी करने लगीं। मतलब अब सौदा बंदूक और तलवार की नोक पर हो रहा था। लेकिन असली खेल तो बंगाल में पलटने वाला था। ये वो जगह थी जहां कंपनी की नजर सिर्फ व्यापार से हटकर सियासत और सत्ता पर जा टिकी। हुआ ये कि 1756 में सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। वो कंपनी की बढ़ती ताकत को देख रहे थे और उन्हें ये ठीक नहीं लग रहा था। उन्होंने कंपनी से कहा कि किले बनाना बंद करो और टैक्स चुकाओ, पर कंपनी ने साफ मना कर दिया। बस यहीं से टकराव शुरू हुआ और इसका अंत हुआ 1757 की मशहूर प्लासी की लड़ाई में, जिसमें नवाब हार गए और मारे गए। और ये कोई मामूली लड़ाई नहीं थी, इसे बिल्कुल भी कम नहीं आंका जा सकता। ये भारत में कंपनी की पहली बड़ी जीत थी। पहली बार उन्हें असली राजनीतिक ताकत का मजा चखने को मिला था। प्लासी की जीत के बाद कंपनी ने एक नई और बहुत चालाकी भरी चाल चली। अब वो सीधे सीधे राज नहीं करना चाहते थे, बल्कि पर्दे के पीछे से सब कुछ कंट्रोल करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने दो चीजों का इस्तेमाल किया, कठपुतली नवाब और एक पॉलिसी जिसे कहते हैं सहायक संधि। तो ये सहायक संधि थी क्या? असल में ये एक बहुत ही चालाकी से बिछाया गया जाल था। भारतीय राजाओं से कहा जाता था कि आप अपनी सेना हटा दो, आपकी सुरक्षा हम करेंगे। और इस सुरक्षा के बदले में राजाओं को ही कंपनी को पैसा देना पड़ता था। सोचिए कितना शातिर तरीका था उन्हें कमजोर करने और अपने काबू में लाने का। चलिए समझते हैं ये काम कैसे करता था। स्टेप 1, राजा से एक संधि साइन करवाई जाती थी। स्टेप 2, कंपनी अपनी फौज उस राजा के इलाके में तैनात कर देती थी। स्टेप 3, फिर उस फौज के रख रखाव का एक भारी भरकम बिल राजा को थमा दिया जाता था। और आखिरी स्टेप, जब राजा इतना पैसा नहीं चुका पाता था और खर्च जानबूझकर बहुत ज्यादा रखा जाता था, तो कंपनी पैसे के बदले में उसका इलाका ही हड़प लेती थी। और इसके बाद कंपनी अपने विस्तार के आखिरी और सबसे खतरनाक दौर में दाखिल होती है। अब नरमी और बातचीत का जमाना गया। अब तो सीधी टक्कर और राज्यों को हड़पने का दौर शुरू हो गया था। लेकिन इस तूफान के सामने एक चट्टान की तरह खड़ा था एक शख्स, टीपू सुल्तान, जिन्हें शेरे मैसूर भी कहा जाता है। वो अंग्रेजों के खतरे को अच्छी तरह समझ चुके थे। उन्होंने फ्रांसीसियों की मदद से अपनी फौज को मॉडर्न बनाया और कंपनी को सीधी चुनौती दे डाली। ये दो तस्वीरें अपने आप में पूरी कहानी बयां करती हैं। एक तरफ 1792 की एक लड़ाई के बाद टीपू के मासूम बेटों को बंधक बनाकर ले जाया जा रहा है, और दूसरी तरफ उनका वो मशहूर मैकेनिकल बाग है जो एक अंग्रेज सिपाही को दबोच रहा है। ये उनकी हिम्मत और बगावत का प्रतीक था। ये तस्वीरें दिखाती हैं कि ये लड़ाई कितनी भयानक थी और इसकी कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। आखिरकार 1799 में अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान शहीद हो गए। कंपनी के तर्कश में एक और तीर था, विलय की नीति। इसे लॉर्ड डलहौजी लेकर आए थे। नियम बहुत सीधा और बेरहम था। अगर किसी राजा की मौत बिना किसी बेटे के हो जाती है तो उसका राजपाट सीधा कंपनी का हो जाएगा। और इस पॉलिसी का असर बहुत भयानक हुआ। एक के बाद एक सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर और हाँ झांसी, सब अंग्रेजों के कब्जे में चले गए। ऐसा लग रहा था मानो भारत का नक्शा ही बड़ी तेजी से बदला जा रहा हो। और बस कहानी अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंचती है। साल 1857 आते आते कंपनी की जीत लगभग पूरी हो चुकी थी। ये आंकड़े देखिए, यकीन करना मुश्किल है। 1857 तक ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के 63% जमीनी हिस्से और 78% आबादी पर सीधा कंट्रोल था। सोचिए, जो कहानी एक छोटी सी दुकान से शुरू हुई थी, वो अब करोड़ों लोगों पर राज करने वाले एक साम्राज्य में बदल चुकी थी। और ये तस्वीर, ये हमारे पहले सवाल का एक दिल दहला देने वाला जवाब है। यहाँ कैप्टन हडसन 1857 में आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर रहा है। ये वो पल था जब मुगल सल्तनत का सूरज हमेशा के लिए डूब गया और एक व्यापार करने आई कंपनी की हुकूमत का ऐलान हो गया। बदलाव अब पूरा हो चुका था।